हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 में मैथ के एक और टॉपिक को, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। यहाँ से आपको हर बार एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन वे उन्हीं लोगों के लिए आसान लगते हैं जो क्वेश्चनों को सीख कर गए हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस पूरी क्लास को देखिए, आपका एक या दो नंबर पक्का होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुपात क्या होता है। अगर मैं बात करूं, किसी से पूछूं कि बता दीजिए अनुपात क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, रेशियो बोलते हैं। तो अनुपात क्या होता है? देखो, कोई भी चीज अगर वो सरलतम रूप में लिखी है तो उसे हम अनुपात बोलेंगे। अनुपात होने में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कितनी राशियां होनी चाहिए। तो अगर दो राशियां हैं, पहली कंडीशन ये है कि अनुपात में दो राशियां होनी चाहिए। और दो राशियां कैसी होनी चाहिए सर? वो समान होनी चाहिए। जब दो समान राशियों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। यानी अनुपात की परिभाषा क्या बनेगी कि जब हम दो समान राशियों की तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर? अनुपात कहते हैं। इस अनुपात के अगर मैं चिन्ह की बात कर लूं, इसका चिन्ह क्या होता है, तो अनुपात का जो चिन्ह होता है, एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे, ये अनुपात का चिन्ह हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपके सामने कि 2 और 3 ये क्या अनुपात में है? आप बताओ, 2 और 3 क्या ये अनुपात में लिखे हैं? तो जवाब आएगा नहीं सर, ये अनुपात में नहीं लिखे हैं। अगर ये ऐसे लिख दिए जाते 2 और बीच में 2 बिंदी उसके बाद 3, तो ये अनुपात में माना जाता। अब देखो यहाँ पर कि 2 और 3 ये राशियां समान हैं। क्यों है? क्योंकि 2 और 3 क्या है? ये संख्याएं हैं, तो इनकी राशियां तो समान हो गई हैं। तो बस ये क्या हो गया है? आपका अनुपात हो गया है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अनुपात जो है वो हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाएगा। इस पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट करना कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब ये सर सरलतम रूप क्या होता है तो जरा समझिए। मैंने आपके सामने कहा कि 200 अनुपात 300, ये मैंने आपके सामने कह दिया कि 200 अनुपात 300, क्या ये अनुपात सरलतम रूप में है? सोच के बताइए, क्या ये अनुपात सरलतम रूप में है? तो नहीं। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि बाएं और दाएं पक्ष में जो भी चीजें कट रही हैं उनको हम काट देंगे। यानी यहाँ और यहाँ 2 जीरो मैच कर रहे हैं, तो दोनों जीरो को काट देंगे, तो ये बचेगा 2 अनुपात 3। तो ये क्या हो जाएगा? एक सरलतम अनुपात हो जाएगा। ये क्या होगा सर? सरलतम अनुपात हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछ ली, यहाँ पर मैंने कहा बताइए 2 मीटर एक तरफ लिखा है और अनुपात लिखा है 2 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने कह दिया, 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर, क्या ये अनुपात सही लिखा हुआ है? बोलो, 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या अनुपात सही लिखा है? आप कहोगे सर नहीं लिखा है। इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर ये है सर कि जो राशियां हैं, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, और परिभाषा क्या कहती है? राशियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इन राशियों को हम समान करेंगे। तो इन राशियों को समान करने के लिए चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। आप कहोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको 100 सेंटीमीटर से गुणा करा दूं, 100 सेमी से गुणा करा दिया, तो ये हमारा देखो दोनों तरफ सेमी सेमी बन गया। क्या बन गया? दोनों तरफ सेमी सेमी। आप बताओगे जी बिल्कुल। अब यहां से काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितनी बार में? एक बार में। तो यहां बचेगा कितना? 100 अनुपात 1। कितना बच जाएगा? 100 अनुपात 1 बच जाएगा। लेकिन
कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि इसे अगर मैं बदलूं, अगर मैं इसे बदलूं मीटर में तो क्या आएगा हमारा, बिल्कुल यही निकल कर आएगा 100:1। तो अनुपात क्या होता है, बेसिक चीज ये समझना है कि अनुपात की परिभाषा होती है जब दो समान राशियों की तुलना करते हैं उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह होता है ये, बराबर में दो बिंदियां ऊपर और नीचे लिखी हुई होती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाएगा। आई होप आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मैंने कुछ आपको डिटेल चीजें नहीं बताई हैं, केवल वही बताया है जो चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब इस अनुपात में दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे तो आगे कई चीजें निकल कर आती हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक आता है आपका मध्य अनुपात और एक आता है आपका तृतीय अनुपात, जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम मान कर चलते हैं कि माना हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं, माना ए और बी क्या हैं, दो संख्याएं हैं। ये मैं मानकर चलता हूं कि ए और बी क्या हैं, दो संख्याएं हैं, ऐसा मैंने मान लिया। अब यहां पर जो ए और बी हैं ये क्या हैं, दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं को देकर आपसे दो चीजें पूछता है। पहली चीज आपसे पूछता है मध्यानुपात। कौन सा अनुपात पूछता है, मध्यानुपात। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछता है सर, तृतीयानुपात। कौन सा अनुपात, तृतीयानुपात पूछेगा। अब आप इन दोनों में कैसे चीजों को लगाओगे तो जरा ध्यान से समझिए। मध्यानुपात लगाने के लिए आपको रूट में इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है, यानी जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका रूट में आपको क्या करा देना है सर, मल्टीप्लाई करा देना है। अगर मैं तृतीयानुपात की बात करूं तो आता है b गुणे b बटे का a। क्या आएगा, b गुणे b बटे का a, या जिसको हम ये भी लिखते हैं b² a। तो ये आपको याद रख के चलना है। सर इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा उनको भी हमें समझाइए। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपके सामने क्या कहा, कह दिया, मैंने कहा कि हाँ मान के चलते ऐसे कह दिया, मैंने आपके सामने कहा 12 और 8 का मध्य और तृतीयानुपात निकालो। 12 और 8 का मध्य और तृतीयानुपात आपको निकालना है, ये मैंने सवाल कह दिया। तो दो संख्याएं जब भी आप देखो, यहाँ पर दो संख्याएं, एक 12 है एक 8 है, तो जो पहले लिखी होगी वो हमेशा ए होगी, जो बाद में लिखी होगी वो हमेशा क्या होगी, बी होगी। अब अगर मैं इसका मध्यानुपात निकालूं तो अगर आपने मध्यानुपात का सूत्र पढ़ा है तो आप तुरंत कह दोगे सर मध्यानुपात क्या होता है, ए गुणे में बी होता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कह दूं, ए मतलब पहली संख्या 12 और बी मतलब दूसरी संख्या 8, तो 12 अठे क्या हो गया सर, 96 हो गया। 12 अठे कितना हो गया, 96। अब इसका रूट निकाल पाओ तो निकाल लो, अगर रूट नहीं निकल पा रहा है तो आप उतने पे ही रुक जाओ, लेकिन रूट निकालने का तरीका जरा ध्यान से समझिए। अगर 96 है, रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसके क्या करते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूंकि आखिरी में 6 है तो 2 से कट जाएगा, मैं 2 से काटूंगा तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3। मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब ये जो लिखे हैं 2 2 2 2 5 बार और 3, ये सब 96 के क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस 96 के स्थान पर मैं ब्रैकेट रूट में क्या लिखूंगा, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 बार गुणे में लिख लूंगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 3 एक बार है तो 3 को लिख लेंगे। अब यहां से
प्रत्येक का जोड़ा बना के हम एक अंक बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ 1 2 का जोड़ा बन रहा, यहाँ 1 2 का जोड़ा बन रहा, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो इस जोड़े से 1 2 को बाहर लिया, इस जोड़े से 1 2 को बाहर लिया, और रूट में क्या बचेगा, 3 दूनी 6। अब आप गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 रूट 6 क्या आएगा, 12 और 8 का मध्यानुपात आ जाएगा। 12 और 8 का मध्यानुपात क्या आएगा, 4 रूट 6 आ जाएगा। लेकिन क्या रूट के अंदर वाली संख्याओं को इस तरह तोड़ने की जरूरत है, बोलो। आप कहोगे जी नहीं जरूरत है। अच्छा, क्यों नहीं जरूरत है उसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। जहां शॉर्टकट लगा के आप सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो, बट पहली क्लास है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। तो मध्यानुपात इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा 4 रूट 6। अब तृतीयानुपात हमें निकालना है, तो तृतीयानुपात का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, या फिर बी गुणे बी बटे क्या हो जाता है सर, ए हो जाता है। आइए इसका तृतीयानुपात भी निकाल लेते हैं। तो इसका तृतीयानुपात क्या आएगा, आप जरा हमें निकाल कर बता दीजिए। अभी मैंने फार्मूला लिखा था, तृतीयानुपात इसका क्या आएगा, आप कहोगे सर बी गुणे बी बटे ए होता है। बी मतलब दूसरी संख्या क्या है सर, 8। तो 8 बटे गुणे 8 और बटे पहली संख्या 12। अब देखो काट दो, 4 से कितनी बार, 3 बार, और 4 से कितनी बार, 2 बार। 8 दूनी 16 बटे 3। इसको चाहो तो दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो, या इतने पे ही रोक लो, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। समझ में आई बात। तो 12 और 8 का मध्यानुपात कितना होगा सर, 4 रूट 6 हो जाएगा। 12 और 8 का तृतीयानुपात क्या होगा, 16 बटे 3, या हम कहेंगे 5.333 आता जाएगा। बोलो क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये अनुपात का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्यानुपात और तृतीयानुपात। यकीन मानिए 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो मैथ के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब बढ़ेंगे दोस्तों समानुपात की चीज पर। समानुपात क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कह रहा हूं और भावनाएं क्या क्या यहां पर व्यक्त की गई हैं। अब हम देखेंगे कि सर ये समानुपात क्या होता है, इसको भी जरा ध्यान से समझते हैं। अनुपात की सारी जानकारी के बाद आगे हम किस पर, समानुपात पर। अब मैं जरा रिकॉल कराना चाहूंगा, आप बताओ अनुपात का मतलब क्या होता है। अभी बताया, बोलो जरा। अनुपात का मतलब सर जब दो समान राशियों की तुलना करते हैं उसे हम अनुपात बोलते हैं। तो समानुपात क्या होगा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद। समानुपात को अगर आप संधि विच्छेद करो तो ये निकल कर आएगा समान धन अनुपात। यही तो निकल कर आएगा समान धन अनुपात, तो बनेगा समानुपात। क्योंकि छोटा और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। यानी अनुपात कैसे होंगे, दो, लेकिन कैसे अनुपात होंगे, समान। तो जब दो समान अनुपातों की तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी परिभाषा क्या बन जाएगी, दो समान अनुपात की तुलना करने पर, दो समान अनुपात की तुलना करते हैं, ऐसे लिख लेंगे कि हम समानुपात, कोई पूछेगा क्या होता है तो आप बताओगे समानुपात में हम दो समान तुलना करते हैं। किसकी, दो समान तुलना करते हैं, किसकी, दो समान अनुपातों की तुलना करते हैं, दो समान अनुपातों की तुलना करते हैं। ठीक है बात ना। अब इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका चिन्ह क्या होगा, तो इसका चिन्ह होता है ये वाला। अगर एक अनुपात का चिन्ह लगाया तो एक अनुपात हुआ ना, लेकिन अनुपात कितने हैं सर, दो, तो दो अनुपात के चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा समानुपात का चिन्ह। कैसे लगाएंगे, एक और दो, उसी के बगल में दो अनुपात के चिन्ह लगा देंगे। अब देखो जरा, मैंने आपके सामने कहा कि संख्या लिखी है 2:3, ये संख्या लिख दिया है, और मैंने बीच में ये 4 बिंदियां लिख दी हैं ऐसे करके, और यहां लिख दिया है 4:5। मैं पूछूं क्या ये समानुपात में है,
2:3 समानुपात 4:5। क्या ये समानुपात में है? तो आप चेक करिए क्या हमारे जो अनुपात हैं दोनों वो क्या समान है? तो देखो 2:3 सर ठीक है, ये नंबर है, ये सेम है। यहाँ है 4:5, ये भी नंबर है, सेम है। और ये दोनों क्या हो गए? अनुपात हो गए। पहला अनुपात हमारा ये हुआ अनुपात नंबर 1 और ये दूसरा हो गया अनुपात, यानी ये हो गया अनुपात नंबर 2। और दोनों अनुपात की राशियां क्या हैं? सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2:3 समानुपात 4:5 हमारा बिल्कुल सही समानुपात में लिखा हुआ है। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपके सामने 4 संख्याएं लिख दूं, मैंने कहा A:B समानुपात C:D, इस तरीके से मैंने लिख दिया A:B समानुपात C:D। तो ये जो लिखा होता है A, इसको क्या बोलेंगे? पहले तो ऐसे समझ लेते हैं, यानी इसको और इसको A और D को बोलेंगे बाह्य पद। A और D को क्या बोलेंगे? बाह्य पद, यानी कि इनको एक्सटर्नल पद बोलेंगे। ए और डी को क्या बोलेंगे? बाह्य पद बोलेंगे। फिर ये जो बी और सी लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? अंतः पद बोलेंगे। ध्यान से समझना, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अंतः पद बोलेंगे। यानी जो बाहर बाहर लिखा है वो बाह्य पद होगा, जो अंदर की ओर लिखा है वो क्या होगा सर? अंतः पद हो जाएगा। अब यहाँ अगर इंडिविजुअल एक एक की बात कर लें तो ए को क्या बोलेंगे सर? प्रथमानुपात। ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे प्रथमानुपात, ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट प्रपोर्शन। और बी को क्या बोलेंगे? द्वितीयानुपात। बी को हमने बोल दिया द्वितीयानुपात, ये हो गया बी। और सी को क्या बोलेंगे सर? तृतीयानुपात। कौन सा अनुपात? तृतीयानुपात, यानी थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। और डी को क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपात। कौन सा? चतुर्थानुपात, ये फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा। तो इंडिविजुअल अगर आपको याद रखना है तो ए प्रथम पर है तो प्रथमानुपात, बी द्वितीय पे है तो द्वितीयानुपात, सी तृतीय पे है तो तृतीयानुपात, डी चतुर्थ पे है तो चतुर्थानुपात हो जाएगा। और ए और डी होगा आपका बाह्य पद, बी और सी होगा आपका अंतः पद। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकलने वाला है जो कि बहुत काम आएगा सवालों में। अगर इतनी बात समझ आई तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। बढ़े आगे की ओर। चलो अब देखो जरा ध्यान से समझो, यहां कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई अनुपात है तो उसके अनुपातों का अंतः पदों का गुणनफल। कौन सा दोस्तों? अंतः पदों का गुणनफल। अंतः पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के। किसके? बाह्य पदों के गुणनफल के। ये मैंने क्या कह दिया आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो यहां समझिए अंतः पद कौन कौन से हैं। अंतः पद है सर बी और सी। तो बी और सी का गुणा, मैं आपसे कहूं कि बी और सी का गुणा बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पद कौन से हैं? ए और डी। बाह्य पद कौन से हैं? ए और डी, यानी कि ए और डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर आप इतनी बात याद कर लेते हैं तो समझ के चलिए आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या याद करके चलना है? अंतः पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के। बात समझ में आ गई है? बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना?
चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ यूनिट हैं, जो यूनिट मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी यूनिट आपको लिख देता हूँ। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, डेका, आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित का अनुपात क्या होगा, तो आप चीज़ों को कैसे लिखोगे, तो उन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपके सामने कह दूँ कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो आप कहोगे सर 100 पैसा होता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, 1 रुपया में कितना पैसा होगा, 100। मैंने कहा सर 1 किलोमीटर में कितने, ये सबको पता होगा, लेकिन बेसिक चीजें चल रही हैं तो ये बताना जरूरी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई है। मैंने अभी बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, वो चीज आपको तो डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, है ना। तो 1 हेक्टो में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऐसे करके पूरी लिस्ट है, मैं बता दूंगा, वो आप याद कर लेना। अभी को यही समझिए, ये बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, ये सबको पता भी होगा, बट फिर भी आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो जी अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक जितना बेसिक आपको सीखना है वो आपने बेसिक सीख लिया है। अब कुछ क्वेश्चनों पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चनों पर आऊं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। मैंने लिखा यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात की मान ज्ञात करना है। आपने क्या देखा, इस सवाल को लगाने के लिए बस आपको एक ही चीज देखनी है, वो चीज है क्या, इसमें कितने अल्फाबेट हैं, कितने अल्फाबेट हैं। तो आप देखो कि यहाँ ए बी सी केवल 3 ही अल्फाबेट का यूज किया गया है, लेकिन यहां देखो ए बी फिर बी और सी, तो बी को 2 बार लिख दिया गया है, बी को 2 बार लिख दिया गया है। तो बी को 2 बार लिखने का मतलब उसको काउंट तो एक ही बार करेंगे ना, तो उसको लिखना क्या है, ए अनुपात बी के फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा अनुपात बी, फिर मैंने लिखा अनुपात सी। मैंने तीनों अनुपात लिख लिए जो हमें ज्ञात करना था। अब सबसे पहले को पकड़ेंगे, ए अनुपात लिखा तो जो पहला मान है वो ए का है और जो दूसरा मान है वो बी का है। तो ए के नीचे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और बी के नीचे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आप देखो सी का मान नहीं पता है पहली लाइन में, अगर सी का मान नहीं पता है तो सी के स्थान पर हम डिब्बा बना देंगे, सी के स्थान पर खाली स्थान, हमें नहीं पता, हमने डिब्बा बना दिया है। अब दोबारा आओ, आगे कह रहा है कि बी अनुपात सी, यानी बी का मान है 4 और सी का मान कितना है, 5 है। तो बी के नीचे लिखेंगे, जिसका मान है उसी के नीचे, बी के नीचे लिख दिया मैंने 4 और सी के नीचे मैंने लिख दिया 5। अब इस बार देखो किसका मान नहीं पता है आपको कि सर ए का मान नहीं पता है, तो ए के स्थान पर मैंने डिब्बा लिख दिया है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, उस बात को समझते हैं। आपने देखा इस डिब्बा का पड़ोसी कौन है, तो इस डिब्बा का पड़ोसी है 3, है ना। इस डिब्बा का पड़ोसी कितना है, 3। तो इस डिब्बा में इसके पड़ोसी वाला ही नंबर लिखा जाएगा, यानी इस डिब्बा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ कितना है, 4, तो 4 का डिब्बा में पड़ोसी क्या है भाई, 4 का पड़ोसी ना डिब्बा होगा, तो डिब्बा में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बस अब गुणा करा लो, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ कहेंगे 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ कहेंगे देखो 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। तो यह आ गया 8:12:15। क्या ये अनुपात किसी एक संख्या से कटेगा,
माने सरलतम रूप इसका क्या होगा, 8:12:15। क्या किसी एक संख्या से कटेगा? आप कहोगे नहीं कटने वाला, क्योंकि 15 एक विषम संख्या है, 8 और 12 सम संख्याएं हैं, और सम और विषम किसी एक संख्या से कट ही नहीं सकती हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8:12:15 आएगा। बोलो क्या बात समझ आई है? ये पहला प्रश्न था, हो सकता कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे, लगातार क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 और Q अनुपात R बराबर 9:10, तो आपसे पूछा क्या है, वही पूछा है P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। तो बताइए P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। किस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे, आप एक बार फटाफट वीडियो को पॉज करके आपको इस सवाल को लगाने की कोशिश करनी है। फटाफट तरीके से कीजिए, फटाफट। हाँ ठीक है, आगे आंसर, चलो मैच करते हैं ना, आंसर मैच करते हैं। आपने देखा सर यहाँ कितने अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट हैं। तीनों अल्फाबेटों को मैंने लिख लिया P Q R। अब इनके नीचे इनके मान लिखेंगे, यानी P का मान कितना है सर, 7 है, और Q का मान कितना है, 8 है। तो P के नीचे 7 लिखा और Q के नीचे कितना लिख दिया, 8। अब R के नीचे कोई नंबर नहीं है तो R के नीचे डिब्बा बना दिया है। अब यहाँ पर आ जाओ, Q के नीचे कितना है, 9, और R के नीचे कितना लिखना है, 10। Q के नीचे मैंने लिख दिया 9 और R के नीचे मैंने कितना लिख दिया, 10। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा, डिब्बा आ जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम बगल में जो संख्या है उसको लिखेंगे। यानी यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। गुणा कराओ भैया, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। यहाँ करेंगे 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। और यहाँ करेंगे तो 10 अट्ठे कितना आ जाएगा, 80। क्या ये किसी एक संख्या से कटने वाला है? बोलो, 63, 72, 80 क्या किसी एक संख्या से कटेगा? आप कहोगे जी नहीं कटेगा। अच्छा, रीजन बता सकते हो क्यों नहीं कटने वाला? बताइए, अभी बताया है ना। आप कहोगे सर 63 एक विषम संख्या है, लेकिन 72 और 80 दोनों सम संख्या हैं, और सम विषम का कॉम्बिनेशन नहीं कट सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 63:72 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 63:72 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आप बढ़ेंगे आगे। इस तरीके से सवाल आपके सामने आएंगे तो आप लगा लोगे। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी को सिलेबस कवर कराना है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं। प्रैक्टिस बहुत जल्द कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या समझना है मेरी बात को? मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखना है। जैसे मैं आपके सामने कोई चीज लिख देता हूं, मैंने कहा 2:4, ये मैंने आपके सामने कोई चीज लिख दी है। अब इस 2:4 को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इस 2:4 को अगर 2/4 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत आएगी? बोलो, अगर 2:4 को 2/4 लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि चाहे अनुपात में लिखो चाहे बटे में लिखो, बात एक ही है। अगर आप यहाँ काटोगे 2 1 कम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, तो भी कितना आएगा, 1/2। और यहाँ पर भी काटोगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा। यानी जब मैं सवाल में अनुपात को बटे में लिख दूं तो दिमाग में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर ये बटे में क्यों लिखा जा रहा है,
दोस्तों बटे में लिखो या आप अनुपात में लिखो, उसका मतलब ही होता है दोनों चीजें अनुपात में है। यानी मैंने आपके सामने ए अनुपात बी लिखा है, अगर कल को मैं आपके सामने ए बाई बी लिख दूं तो ये दोनों सही होने वाले हैं, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आगे सवाल में मैं आपको कराऊंगा कि जब किसी अनुपात में दो जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, 3 घटा दिया जाता है अनुपात इतना हो जाता है, तो असल में कितना अनुपात था वो आपको बताना है। तो बस इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अनुपात को आप बटे में लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने 2 अनुपात सब सीखा है, क्या सर इससे आगे भी कोई अनुपात आ सकता है? हाँ, तो बिल्कुल इसके आगे तक अनुपात आ सकता है। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जरा उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। मैंने पहला सवाल लिखा, सवाल नंबर 1, मैंने कहा 2 रुपये और 2.5 रुपये को अनुपात में व्यक्त करो, अनुपात में व्यक्त करो। ये मैंने आपके सामने लिखा, 2 रुपये और 2.5 रुपये को अनुपात में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करोगे समझिए जरा। यहां लिखना है 2, अनुपात लिखना है 2.5। अब क्या ये सरलतम रूप है? बोलो, क्या ये सरलतम रूप है? नहीं, ये सरलतम रूप नहीं है। तो सर सरलतम रूप इसका क्या हो सकता है? आइए हम बताते हैं। सरलतम रूप इसका ये होगा, यहां से हटाएंगे दशमलव, यहां से मैंने दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। बाद में देखना है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 यहां पर लगा देंगे, तो यहां आ जाएगा दोस्तों 20 और यहां आ जाएगा कितना? 25। अब 20 और 25 क्या किसी एक संख्या से कटते हैं? बोलो, 20 और 25 क्या किसी एक संख्या से कटते हैं? आप कहोगे हाँ जी कटते हैं। किससे? 5 की टेबल में आता है, तो 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 पंजे क्या आएगा? 25 आएगा। यानी 4:5 क्या आ जाएगा? सवाल का सही जवाब आ जाएगा। अब यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो, दशमलव हटा के 0 कैसे बढ़ाया, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मैं 2 को, इस अनुपात को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत होने वाली है? बोलो, नहीं ना, क्योंकि ए अनुपात बी लिखो या ए बटे बी लिखो, बात तो सेम ही है। अब इस सवालों को तो आप कक्षा 2-3 से करते आए हो, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ तो क्या बचेगा? 20/25, काटोगे 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, तो 4:5 लिखो या 4/5 लिखो, आंसर क्या आएगा? यही आने वाला है, सेम, ठीक है ना। तो अब ये अनुपात में जो बटे और ये अनुपात वाला जो डिफरेंस था वो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्लास पहली जो थी वो यहीं तक थी, कॉन्सेप्ट आपको सिखाने तक लेकर। बाकी कोई नया कॉन्सेप्ट अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में लगेगा जो मैं कल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर सवाल, तो मैं उसी के साथ आपको वो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को। तो इससे निश्चिंत हो जाइए आप। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।